हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जो कि अपनी यूनिट 2 है पार्टनरशिप अकाउंट की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो इससे पहले क्या करा था अपन ने? देखिए, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, इससे इससे पहले अपन ने क्या करा था? इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और अपना यूनिट 1 का जो अपनी यूनिट 1 है, यूनिट 1 का अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 का कंप्लीट कर लिया था। अब क्या करने वाले हैं? अपन क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। तो सर आप हमें क्यों बता रहे हैं? बेटा अपन को क्या करना है कि इसी ऑर्डर में ही करना है, क्योंकि अगर आप इस ऑर्डर में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लैरिटी रहेगी। तो सर क्या पहले हमें इस वीडियो के पहले ये सारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन देख के आना चाहिए? हाँ, तो क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन 4 अपलोड कर दिया था, फिर देन उसका इलस्ट्रेशन 6 अपलोड करा था और फिर आज मैं क्वेश्चन 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले आप पहले क्वेश्चन 4 और इलस्ट्रेशन 6 देख के आइए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पेशेंस के साथ में इसको करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी दूंगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट की। तो आपको बस आराम से समझना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में भी आने के इसके पूरे 100% चांसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एस एंड टी वर केयरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर। ठीक है, इक्वल पार्टनर है वो। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011 स्टूड एज फॉलोज। ठीक है ना? अपना 31 मार्च 2011 की ना बैलेंस शीट दे के रखी है, जिसमें लाइबिलिटी और असेट दे के रखा है। तो असेट में क्या दे के रखा है? स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्लांट एंड बिल्डिंग दे के रखी है। कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है एस एंड टी का, और क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स पेबल दे के रखा है। The operation of the business were carried on till 30 सितंबर 2011। बोल रहे हैं कि जो अपना बिजनेस मतलब जो ऑपरेशन है ना, बिजनेस वर्क कैरिड ऑन टिल कब तक जा रहा है? 30 सितंबर 2011 तक। और बैलेंस शीट कब की दे के रखी है अपन को? 31 मार्च 2011 की। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अपन को मतलब बोला है कि बिजनेस जा रहा है 30 सितंबर 2011 को, और 30 सितंबर 11 की अपन को कोई बैलेंस शीट दे के नहीं रखी है। अपन को बैलेंस शीट दे के रखी है 31 मार्च 2011 की। ठीक है, इतनी बात हो गई कंप्लीट। ओके। एस एंड टी बोथ विड्रॉ इन द इक्वल अमाउंट, half of the amount of the profit made during the current year, current period of 6 months after 10% per annum, and had been written off building and plant, and 5% annum written off on furniture। तो क्या कह दिया इस लाइन ने? तो देखिए, बोल रहा है कि एस एंड टी बोथ विड्रॉ विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ कर लिया? इन इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अपना जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ड्यूरिंग दी करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो भी अपने 6 मंथ का प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें से इन्होंने 50% अपना क्या कर लिया है? इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट का आपको मैं मतलब बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अपना जैसे प्रॉफिट कितना है, एक मिनट। देखिए, जैसे अपना प्रॉफिट है यहाँ पे 100%। ठीक है, 100% यहाँ पे प्रॉफिट है अपना। तो उन्होंने क्या करा? इसमें से ड्राइंग कर ली है। ड्राइंग कितनी कर ली है? 50%। 50% ड्राइंग करी है, तो इसमें से ड्राइंग करी 50%, तो इसमें से अब प्रॉफिट कितना बचा अपना? ये वाला जो प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट बचा अपना 50%। तो जो उन्होंने ड्राइंग करी है वो इक्वल अमाउंट में करी है। इक्वल अमाउंट में करी है मतलब कि इसमें से 25% अपनी करी होगी किसने? 25% अपनी करी होगी एस ने, और अपनी बाकी 25% कितने किसने करी होगी? अपनी टी ने, है ना? तो 100% प्रॉफिट था, उसमें से ड्राइंग कर ली 50%, तो प्रॉफिट अपना कितना बचा? 50%। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन। ओके, देखिए, ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्रेडिटर वर रिड्यूस टू
50,000, बिल्स पेबल बाय 11,500 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 75,000। क्या कह रहा है, इस 6 मंथ में क्या हुआ है, इस 6 मंथ में क्या हुआ, क्रेडिटर रिड्यूस हो गए 50,000 से, बिल्स पेबल 11,500 से, और बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 रुपए से। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर 47,500 ऑन 30 सितंबर। अपनी जो अपनी JLP थी, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको कितने सरेंडर कर दिया गया, पूरा 47,500 की थी, और 47,500 में उसको सरेंडर कर दिया गया। द स्टॉक वॉज वैल्यूड 3,17,000 एंड डेटर 3,25,000 ऑन 30 सितंबर। द अदर आइटम्स रिमेन दी सेम एज ऑन 31 मार्च 2011। तो देखिए किस किस चीज को इन लोगों ने रिवैल्यू करा है। देखिए स्टॉक को कर लिया है यहाँ पे, और इसके बाद इन्होंने किस चीज को करा है, डेटर को करा है। डेटर के बाद में किसको करा है इन्होंने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, क्रेडिटर हुआ था, बिल्स ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल को इन्होंने यहाँ पे कर लिया था, और यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हो गई। और बाकी का सब सेम है। ऑन बैलेंस अपन को क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है उसी अमाउंट पे लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा था, 10% पर एनम हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट। बिल्डिंग और प्लांट पे अपना कितना 10% डेप्रिसिएशन लग गया इन 6 महीनों में, और अपना 5% से किस पे लग गया, अपना फर्नीचर पे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। ऑन 30 सितंबर 2011 दी फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस टू एस्ट लिमिटेड। कब सोल्ड कर रही है, यहाँ पे 30 सितंबर को। और 30 सितंबर की अपने पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है ना। 30 सितंबर को सोल्ड कर रही, 30 सितंबर के अपने पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट 31 मार्च की देके रखी, और इन्होंने बताया है कि इतने चेंजेस हो गए हैं 6 महीनों में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस शीट का यूज करके अपन को 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट का यूज करके अपन को 30 सितंबर 2011 की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। जो भी सारे चेंजेस हुए, चेंजेस करके, और जो भी नहीं हुए वो अपन को बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पे लेना है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज एस्टिमेटेड 5,40,000 एंड द रिमेनिंग असेट वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट। अपन को तो अब क्या करना पड़ेगा कि अपन ने अपना सोल्ड कर दिया बिजनेस एसटी लिमिटेड को, इसके बाद में कि जो गुडविल हुई थी, गुडविल को कितने 5,40,000 में एस्टिमेट करा गया, और रिमेनिंग असेट को अपन को वैल्यू क्या किया गया है उस बैलेंस शीट के बेसिस पर, जो कि अपन की 30 सितंबर 2011 की बनेगी। द एसटी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इन्होंने क्या करा, एसटी लिमिटेड ने क्या दिया अपन को, इक्विटी शेयर दिए, जो कि 10 रुपए का एक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल ऑफ पार्टनर अकाउंट। तो इससे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इससे पहले अपन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले और कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले अपन को 30 सितंबर की बैलेंस शीट चाहिए, तो अपन को 30 सितंबर की पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। तो आइए अपन 30 सितंबर की पहले अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए स्टार्ट करें। आपको टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, तो मैंने आपका फॉर्मेट पहले ही तैयार कर दिया गया है कि 30 सितंबर को यहाँ पे अपनी 30 सितंबर को अपनी ये बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर। ठीक है, तो आइए लिखते हैं जो जो भी अपने अमाउंट रिवैल्यूड हुए, अपन वो सारे अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे अपना इन्होंने क्या करा था, देखिए बिल्डिंग पे जो भी अपनी बिल्डिंग थी, 1 मिनट पहले इसको मैं पूरा मिटा दूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 1 मिनट। देखिए इन्होंने क्या बोला था, स्कूल, देखिए इन्होंने बोला था कि यहाँ पे 6 मंथ आफ्टर 10% पर एनम हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन बिल्डिंग। जो 10% था ना, 10% किस पे रिटर्न ऑफ हो रहा है, बिल्डिंग पे और प्लांट पे, ठीक है ना। और 5% किस पे हो रहा है, अपना फर्नीचर पे। लेकिन ये कितना पर एनम का दे के रखा है, लेकिन अपन को निकालना कितने का अपना 31 मार्च से लेके 30 सितंबर, कितने महीने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, जस्ट इससे अपन हाफ कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन जैसे 5% है, 10% दिया है तो अपन इसका 5% कर देंगे, और यहाँ पे 5% दिया उसका 2.5% कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, बिल्डिंग निकालते हैं अपना, यहाँ पे बिल्डिंग का और प्लांट का। तो आइए देखिए, तो
बिल्डिंग सबसे पहले अपनी क्या, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, बिल्डिंग का अमाउंट था 9,10,000 रुपए। इस पे कितना डेप्रीशिएशन लग जाएगा, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% था, लेकिन अपन को हाफ ईयर का निकालना है तो सीधा 5%। तो निकालिए कितना हो रहा है। वेयर इज माई कैलसी, कहाँ है, हाँ ये है। देखिए, तो 9,10,000 का 5% इंटू 5%, तो इसका हो गया 45,500। इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है अपना, 8,64,500 रुपये। ठीक है। अब दूसरा क्या, दूसरा अपन को प्लांट। तो प्लांट की कितनी वैल्यू दी हुई थी, 1,72,500। प्लांट की वैल्यू कितनी दी थी, 1,72,500। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये अपना क्या हो गया, बिल्डिंग। बिल्डिंग की 9,10, इसकी 1,72,500 दी थी। तो 1,72,500 में से कितना डेप्रीशिएशन, वही इसका 5% से। तो इसका अपन 5% से डेप्रीशिएशन लगाएंगे, डेप्रीशिएशन एट द रेट 5%। तो 1,72,500 इंटू 5%, तो कितना हो गया अपना, ये होगा अपना 8,625 रुपए। तो माइनस करिए कितना हो रहा है, 1,63,875। 1,63,875 रुपए। ठीक है। अब आगे, आगे किस चीज का बोला था, आगे फर्नीचर का बोला था। और तो फर्नीचर पे लगाएंगे, फर्नीचर। ठीक है। फर्नीचर कितने का दिया था, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 75,000 रुपए। और इससे अपन डेप्रीशिएशन लगा देंगे, डेप्रीशिएशन कितने से लगा देंगे, तो इसका कितना रेट दे के रखा था, देखिए इसका रेट दे के रखा था 5% पर एनम। तो आधा कितना हुआ, 2.5%। 6 महीने का कितना हुआ, एट दी रेट 2.5%, 2.50%। तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 7500 इंटू, सॉरी 75,000 इंटू 2.5%, तो ये हो गया अपना 1,875 रुपए। माइनस करिए कितना आ रहा है, तो अपना आ रहा है 73,125 रुपए। ओके। तो अपना यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग द करंट, यहाँ पे ड्यूरिंग द करंट पीरियड, अपनी जो भी अपनी क्रेडिटर रिड्यूस था, कितने से क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, 50,000 रुपए से। तो अपन क्रेडिटर को रिड्यूस कर देंगे 50,000 रुपए से, बिल्स पेबल को 11,500 से, और बैंक ओवरड्राफ्ट को 75,000 रुपए से। तो आइए अपन करके आते हैं। सबसे पहले अपना क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिटर को 50,000 से कर देंगे। तो यही यही लिखते हैं अपन। तो क्रेडिटर को देखिए, ठीक है, अपन माइनस करते हैं, यही करते हैं माइनस। देखिए यहाँ पे अपन क्रेडिटर को माइनस करते हैं। ये अपना क्रेडिटर था, क्रेडिटर का वैल्यू कितनी थी अपनी, 3,27,500। ठीक है, 3,27,500 कितना रिड्यूस हो गया था, 50,000 रुपए से। तो उसको रिड्यूस कर देंगे, तो 2,77,500। फिर क्या था अपना, अपना बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल था। तो बिल्स पेबल की बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दी हुई थी, 62,500। 62,500 में से अपन माइनस कर देंगे कितना, कितने से रिड्यूस होगा, 11,500 से। तो माइनस करिए, 62,500 माइनस 11,500, तो अपना कितना बचा है, 51,000 का। उसके बाद अपना क्या दिया था यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से कम हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट अपना कम हो गया है 75,000 रुपए से। बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का, था अपना 1.5 लाख रुपए का, 75,000 से कम हो गया है। तो कितना बचा अपना ये, 75,000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडेड फॉर, सरेंडर कर दिए कितने में अपनी, 47,500 रुपीज में। कितने में सरेंडर कर दिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक मिनट, हाँ देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में, 47,500 में इनने सरेंडर कर दिए। मतलब अपन को कैसा आया होगा, 47,500 रुपए का। तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, 0।
ठीक है, क्योंकि वो तो उसको सरेंडर कर दिए तो जीरो हो गई। तो क्या अपन यहाँ पे अब अपन ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करी तो उसका पैसा तो आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक लिख दें कितने से, स- अपना कितना आया था 47,500, तो 47,500। तो यहाँ पे क्या ये 47,500 लिखना पड़ेगा, तो नहीं, यहाँ पे ये 47,500 नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसलिए नहीं आएगा कि देखिए यहाँ पे इसका ये रीजन है कि देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 1.5 लाख रुपए का था अपना, 1,50,000 रुपए का, और अपन ने उसमें से क्या कर दिया, अपना 75,000 रुपए उसमें से कम हो गए, मतलब पे कर दिया। तो ऑब्वियसली जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से अपना 47,500 रुपीज आया था, जो अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी से अपना 47,500 आया था, वो अपन ने किससे सेटल कर दिया होगा, उससे अपन ने बैंक ओवरड्राफ्ट के वाले पैसे अपन ने भर दिए होंगे। आगे बात समझ में, इसलिए अपन को यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो 47,500 रुपए आया वो अपन को यहाँ से बैंक में नहीं दिखाना, ठीक है। अपन ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो बैंक से जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो 47,500 आया है उसी से ही अपन ने बैंक ओवरड्राफ्ट के 7500 रुपए अपन ने यहाँ पे कर दिए होंगे। ओके, ये वाला पॉइंट इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे क्या बोलता है। आगे देखिए, स्टॉक को वैल्यू किया गया है कितने से, स्टॉक को वैल्यू किया गया है 3,17,000 से, और डेटर को 3,25,000 से, ठीक है। तो आइए अपन इतना लिखते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टॉक स्टॉक कितने से हो गया, स्टॉक हो गया 3,17,000 से, और अपना क्या बचा, डेटर, डेटर कितने से हो गया 3,25,000 रुपए से। तो यहाँ पे सब अपन ने लिख लिया है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो भी अपना बैलेंस फिगर आ जाएगा वो अपना क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी अपनी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे अपनी कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो निकालिए बैलेंसिंग फिगर कितना हो रहा है, माइनस करिए 8,64,500 प्लस 1,63,875 प्लस 73,125 प्लस 3,17,000 प्लस 3,25,000 माइनस 75,000 माइनस 51,000 और माइनस 2,77,500। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 13,40,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अब क्या करना होगा, इसमें अपन को दोनों पार्टनर में बांटना भी तो है, एस एंड टी में, एस एंड टी में बांटना तो पड़ेगा। तो किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, ये अपन को यहाँ से निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में बांटे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक मिनट। देखिए यहाँ पे अपना जो 31/3 31/3 31/3/11 को अपनी कितनी कैपिटल थी, यहाँ पे देखिए 31/3 को अपनी कैपिटल कितनी थी, 13 लाख रुपए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कितनी लिख दी, यहाँ पे 13 लाख रुपए, ठीक है। अब और यहाँ पे अब कितनी हो गई कैपिटल, अब अपनी जो 30/9/11 है, यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई है, 13,40,000 रुपए। तो 30/9/11 को अपनी कैपिटल कितनी हो गई है, 13,40,000 रुपए। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है अपन को इन 6 महीनों में 40,000 रुपए का, ठीक है। तो अभी कौन सा वाला प्रॉफिट है, तो बेटा देखिए ये वाला, ये 40,000 ये वाला प्रॉफिट है। तो सर ये 40,000 ये वाला प्रॉफिट कैसे हुआ, ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा जो 40,000 वाला जो अपना प्रॉफिट आया है ना, ये वाला, ये 40,000 का प्रॉफिट आया है, ये सारे एडजस्टमेंट करके आया है, कौन से, ये वाले सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे करके 40,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट निकला है, ठीक है। 40,000 रुपए का वाला ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट करके निकला है, और जो जो ये वाला प्रॉफिट है, ये भी सारे एडजस्टमेंट करके आया है यहाँ पे, इसलिए ये वाला 40,000 प्रॉफिट है। अब ये यहाँ पे 40,000 का ये वाला प्रॉफिट आया, तो ये 50% है, तो 100% कितना हो गया, 100% अपना यहाँ पे हो गया 80,000 रुपए। आ गई बात समझ में, 80,000 रुपए हो गया। तो अब ड्राइंग कितनी हो गई, इसमें से ड्राइंग हो गई अपनी कितनी, अपनी 40,000 रुपए की। आ गई बात समझ में इतनी। अब 40,000 रुपए में से अब 40,000 की ड्राइंग, तो दोनों ने कितना ड्राइंग करा होगा, हाफ हाफ, इसमें बोला था ना 25%। तो इसकी इसकी अपनी देखिए 25,000 रुपए अपनी हो गई एस की, और 25,000 रुपए हो गई यहाँ पे अपनी टी की। इतनी बात आपको समझ में आ गई,
तो ठीक है, हाँ इतनी बात अपन को यहाँ पे समझ में आ गई। तो अब तो सर इससे अपना एस और टी का कैसे बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस बताइए। देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था सबसे पहले 31/3/2011 को। देखिए 31/3/2011 को बैलेंस देखिए अपना 640 और 660, ठीक है। लिखिए 6,40,000 और 6,60,000। अब देखिए यहाँ पे इनको क्या हुआ, यहाँ पे इनको हुआ बाय प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट लिखिए या फिर पीएनएल लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 80,000 रुपए का, ये 80,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 80,000 का प्रॉफिट हो तो किस रेशियो में बांटेंगे? तो इन्होंने बोला था कि इसको अपन को इक्वल रेशियो में बांटना है। देखिए एस एंड टी और बिजनेस एस इक्वल बांटना है, तो इक्वल रेशियो में अपन को यहाँ पे बांटना है। तो यहाँ पे इस प्रॉफिट को अपन इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो कितना कितना जाएगा? ये 40,000 रुपए और 40,000 रुपए, किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। अब जो प्रॉफिट हुआ इनको 40,000 रुपए, इन लोगों ने इसमें से क्या कर ली यहाँ पे? टू कैश, कैश में क्या ड्राइंग कर ली इन्होंने? ड्राइंग कितनी कर ली? हाफ हाफ कर ली। हाफ ड्राइंग कितने की? सॉरी यहाँ पे 25,000 नहीं था, यहाँ पे 20,000 था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 20,000 था, ठीक है। 40,000 का 20,000। तो यहाँ पे इन लोगों ने ड्राइंग कर ली कितने की? 20,000 रुपए की। तो यहाँ पे इन दोनों ने ड्राइंग कर ली 20,000 रुपए की। अब तो जो बैलेंस बचा होगा ना, टू बैलेंस माइनस करिए, कितना बचा? 6,40,000 प्लस 40,000। तो बच रहा है यहाँ पे छः, सॉरी 640 प्लस 40,000 माइनस 20,000। तो यहाँ पे बच रहा है 660। कितना बैलेंस बच रहा है यहाँ पे? 660। और यहाँ पे कितना बच रहा है? और 660 प्लस 40,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे बच रहा है 680। तो अपना बैलेंस आ गया। अब इन इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। 680 प्लस 660 भैया आ रहा होगा कितना? 1340। आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में आपको? अब ये वाला बैलेंस अपन कहाँ लिख देंगे यहाँ पे? तो अपन ने ये क्यों करा था? ये बाइफरकेट करने के लिए करा था यहाँ पे। तो अपना ये हो गया 660 और अपना 680। और यहाँ पे अपन कौन सा इसका अपन दे देंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। तो और यहाँ पे आप रेफर भी कर सकते हैं कि कौन सा है? वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है अपनी 30/9/11 की, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को अब रियलाइजेशन बनाना है और अपन को सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है अपना। बाकी अब नॉर्मल क्वेश्चन की जैसे हो गया है, ठीक है। बस अब एक चीज रह गई है कि अपन को यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो उसका और अपन वर्किंग नोट बना देते हैं। तो आइए परचेज कंसिडरेशन और निकाल के अपना यहाँ पे बाकी नॉर्मल के क्वेश्चन जैसे तो हो गया है, तो अपन यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन और निकाल लेते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन किस बेस पे निकलेगा? परचेज कंसिडरेशन निकलेगा अब इस जो न्यू बैलेंस शीट आई है ना अपनी ये वाली, इस बैलेंस शीट के बेस पे निकलेगा, ठीक है। जैसे अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया तो परचेज कंसिडरेशन वैसे ही निकल जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन निकालिए। देखिए तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? तो वही परचेज कंसिडरेशन अपन को नेट एसेट के बेस पे अपन निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, ठीक है। बिल्डिंग बिल्डिंग कितने से था अपना? यहाँ से देखते जाइए। बिल्डिंग था अपना 864,500 से, ठीक है। तो बिल्डिंग को लिखिए, बिल्डिंग 864,500। बिल्डिंग के बाद क्या था फिर अपना? बिल्डिंग के बाद था प्लांट। तो प्लांट लिखिए 1,63,875 फिर प्लांट के बाद लिखिए फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर कितने से है? फर्नीचर है अपना 73,125 से। उसके बाद में क्या है फिर अपनी जेएलपी, तो जेएलपी तो जीरो हो गई है अपनी। फिर उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक कितने का बचा? 3,17,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद में डेटर, डेटर कितने के बचे अपने? डेटर हो गए अपने 3,25,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मेन चीज क्या आने वाली है यहाँ पे एक, अब देखिए अब आने वाले मजा यहाँ पे। क्या चीज एक और ऐड होगी? गुडविल। गुडविल क्यों ऐड होगी? क्योंकि देखिए क्वेश्चन ने बोल दिया था ना यहाँ पे
देखिए यहाँ पे बोला था क्वेश्चन ने कि the value of the goodwill was estimated 5,40,000 and remaining asset were valued on the basis of the balance sheet as on 31 मार्च 2011। तो बाकी तो सब अपन बैलेंस शीट के बेस पे ही ले रहे हैं, 30/9/2011 की जो अपन ने बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। और बाकी इसमें गुडविल भी ऐड करना है 5,40,000 रुपए की जो उन्होंने बोला है। तो इसमें बैलेंस इसमें अपन 5,40,000 की गुडविल भी लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, माइनस इसमें से अपन कर देंगे वही क्रेडिटर, क्रेडिटर। और तो क्रेडिटर कितने हैं अपने इसमें देखिए, क्रेडिटर है अपने 277 के, बिल्स पेबल 51,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 75,000 का। तो ये तीनों माइनस कर देंगे। तो क्रेडिटर थे अपने 277 500 के, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का था, बिल्स पेबल था 51,000 रुपए का। और लास्ट में क्या था अपना, लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, 75,000 रुपए का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा अब, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन निकाली कितना हो रहा है, 864,500 प्लस 163,875 प्लस 73,125 प्लस 3,17,000 प्लस 3,25,000 प्लस 5,40,000 माइनस 277,500 माइनस 51,000 माइनस 75,000, ठीक है। तो ये अपना कितना आ रहा है, 18,80,000 रुपए, 18,80,000 रुपए, ठीक है। आ गया समझ में। अब बिल्कुल अपना क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी हो गया है। अपन को इसमें सिर्फ बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हो गया है, अब अपन को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एस, और अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले अपनी वही 5 स्टेप को अपन पूरा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, बुक वैल्यू को लिखते हैं, बुक वैल्यू को 0 करते हैं। तो ये सारी बुक वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। कौन सी वाली बुक वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली बुक वैल्यू आ जाएंगी, पूरा लिख लेंगे और ये सारे अमाउंट लिख लेंगे जैसे कि अपन प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, ठीक है, टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने से हो गया अपना, 864,500 से। और टू प्लांट, प्लांट कितने से हो गया, 163,875 से। उसके बाद में टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने से हो गया, 73,125 रुपए से। और टू स्टॉक, स्टॉक कितने से हो गया अपना, 3,17,000 से। और फिर डेटर, टू डेटर कितने से हो गया अपना, 3,25,000 से। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो अपना 0 रुपए से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने से हो गया अपना, 277,500 से। फिर उसके बाद में बाय बिल्स पेबल 51,000 से। और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से हो गया अपना, 75,000 से। तो अपन ने यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए अपन ने क्या इस बैलेंस शीट में सारी चीजें लिख ली हैं, अपनी सारी एसेट्स को लिख लिया और लायबिलिटी को लिख लिया है, और अपने जो कैपिटल का अकाउंट है अब इसको लिखना है। तो अपन ए भी लिख लेते हैं, 6,00,000 और 6,60,000 और 6,80,000। तो आइए यहाँ पे अपन लिखते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 6,60,000 और 6,80,000। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में अपन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अपन ने जितनी भी अपनी बुक वैल्यू रहती है उसको अपन ने यहाँ पे 0 कर लिया है, ठीक है। अपने जितनी भी एसेट्स की बुक वैल्यू रहती है उसको अपन ने 0 कर लिया है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपना, सेकंड स्टेप में अपन असेट को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या रहती है अपनी, सेकंड स्टेप में अपन असेट को रियलाइज करते हैं और क्या करते हैं, लाइबिलिटी को अपना पे करते हैं। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन में क्या क्या एंट्री होती है, डिसोल्यूशन में अपनी एंट्री होती है कि अगर ऐसे कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे ये डिसोल्यूशन के केस में होता है, और अपना किस चीज का क्वेश्चन है, अपना अमालगमेशन, कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैश तो आता नहीं है, अपना क्या परचेज कंसिडरेशन मिलता है किससे, परचेजिंग कंपनी से। तो यहाँ पे अपन क्या एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे अपनी परचेजिंग कंपनी कौन है, एसटी लिमिटेड। तो एसटी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अपना क्या, रियलाइजेशन, कितने से, ये हो जाएगा अपना 18,80,000 रुपए से। अगर आपको ये एंट्री नहीं समझ में आई हो तो मैंने क्या करा है कि आपको सारी एंट्री समझाई, एक कंसेप्ट वीडियो बनाया है जिसमें सारी एंट्रीज बताई हुई है। मैं उसका वीडियो क्या करूंगा, उसकी जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बाय एस टी लिमिटेड कितने से, 18,80,000 से, और टू रियलाइजेशन 18,80,000 से। ठीक है, यहाँ पे अपने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने दूसरे कलर से रखा है क्योंकि अपनी सेकंड स्टेप थी। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अपन, एक्सपेंसेस को पे करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई एक्सपेंसेस था नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, या तो रियलाइजेशन का लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, तो अपन वो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, जो भी आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। तो निकालिए कितना आ रहा है, 8,64,500 प्लस 1,63,875 प्लस 73,125 प्लस 3,17,000 प्लस 3,25,000 माइनस 2,77,500 प्लस 51,000 प्लस 75,000 प्लस 18,80,000। तो ये अपना कितना आ रहा है, एक मिनट फिर से करिए, 8,64,500 प्लस 1,63,875 प्लस 73,125 प्लस 3,17,000 प्लस 3,25,000, इसमें से करना है माइनस 2,77,500 माइनस 51,000 और माइनस 75,000 और अपना 18,80,000। तो ये अपना आ रहा है 5,40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ये अपना आ रहा है 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए। तो इसको वन डिवाइड कर देंगे पी एस आर में, तो कितना हो जाएगा, 1:1 का था, 5,00,000 डिवाइड 40,000 डिवाइड बाई 2 तो 2,70,000 रुपए। इस 2,70,000 को क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितने से हो जाएगा ये, 2,70,000 से और 2,70,000 से। ठीक है, इतना हो गया, अपना फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसका अपन टोटल कर लेंगे, टोटल करिए कितना आ रहा है, 2,77,500 प्लस 51,000 प्लस 75,000 प्लस 18,80,000। तो इसका हो रहा है 22,83,500, 22,83,500, 22,83,500। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है ना, अपन ने यहाँ पे थर्ड स्टेप भी, सॉरी अपनी फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर ली है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल अकाउंट में। अपन यहाँ पे अब फिफ्थ स्टेप करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी कैश रहता है, या फिर या तो अपन कुछ इक्विटी शेयर रिसीव होते हैं उसकी अपन एंट्री करते हैं। तो फिफ्थ एंट्री क्या फिफ्थ स्टेप क्या रहता है अपना, तो अपना यहाँ पे फिफ्थ स्टेप रहेगा कि अपन को इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर इन एसटी लिमिटेड टू एसटी लिमिटेड। ठीक है, कितनी सो जाएंगे अपना, 18,80,000 रुपए से, 18,80,000 रुपए थे। तो इसकी एंट्री कर देंगे अपन। तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर इन एसटी लिमिटेड। ठीक है, और बाय पार्टनर कैपिटल, तो कितने से, 18,80,000 रुपए से। अब इसका क्या होगा यहाँ पे, देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ पे इन लोगों ने कहीं पे भी नहीं बोला है। देखिए क्वेश्चन में इन लोगों ने कहीं पे भी अपन को नहीं बोला था कि कैश को अपन को सेटल करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने नहीं बोला है कैश को सेटल करना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो भी अपना
ये रहेगा यहाँ पे कि जो भी अपन को शेयर किस रेशियो में जाएंगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो अपना वही अपना उसी रेशियो में चले जाएंगे। ठीक है, तो निकालिए कितना हो रहा है, 6,60,000 प्लस 2,70,000, तो यहाँ पे हो रहा है 9,30,000 और 6,80,000 प्लस 2,70,000, तो ये हो रहा अपना 9,50,000 रुपये। इन दोनों को जोड़िए तो अपना वो सेम ही आ रहा होगा, कितना, 18,80,000, 9,50,000 प्लस 9,30,000, तो देखिए वो अपना 18,80,000 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, और इसकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस हैं कि अपना क्या हो जाएगा, एग्जाम में ये वाला आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, इन लोगों ने डेटा दे दिया था अपन को 31/3/11 का, तो उससे अपन को एक 30/9/11 की अपन को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, फिर वहां से सीधा नॉर्मल क्वेश्चन चलना था। तो उससे अपन को रियलाइजेशन बनाना था और एसटी लिमिटेड का अकाउंट बनाना था, फिर अपना पार्टनर कैपिटल का अकाउंट बनाना था। यहाँ पे इलस्ट्रेशन इन्होंने नहीं बोला है कि एसटी लिमिटेड बनाना है, लेकिन मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एसटी लिमिटेड का अकाउंट बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने बैलेंस शीट ड्रॉ करी पूरी 30/9/11 की। फिर अपन ने एक कैपिटल बैलेंस यहाँ पे निकालना था, तो अपन ने एक प्रॉफिट निकाला है 40,000 रुपए। फिर इसको यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद आया ये वाला प्रॉफिट। फिर इसका इन्होंने बोला था हाफ, हाफ ऑफ द ड्रॉइंग कर ली है यहाँ पे, तो हाफ ड्रॉइंग कर ली, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 80,000, और हाफ की ड्राइंग कर ली तो 20,000 इन लोगों ने ड्राइंग कर ली होगी। तो देखिए ये अपना ओपनिंग बैलेंस था, इतना अपन को प्रॉफिट हुआ 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इन्होंने 40-40 का बांट लिया यहाँ पे, और 20,000 की ड्राइंग कर ली, तो अपनी नई कैपिटल ये वाली आ गई। इसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। और फिर अपन ने रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, और ये अपना इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आ गई। आई होप सो आपको क्वेश्चन मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में। ओके।